सभी को नमस्कार। अब आपको एक दूसरे टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। हम लोग पुनर्जागरण या प्रबोधन जो यूनिट है, बड़ा सा यूनिट है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने की भरपूर संभावना है, जहां से गलती की गुंजाइश नहीं है, आपको एकदम सर्वप्रथम कंठस्थ होना ही चाहिए। ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। सिलसिलेवार प्रबोधन या पुनर्जागरण जो चैप्टर है विश्व इतिहास का पहला यूनिट, उसमें पुनर्जागरण क्या है, उसका अर्थ, कब हुआ, शताब्दी उसका, पुनर्जागरण के कारण अथवा उसकी विशेषता और लक्षण, या पुनर्जागरण से किस घटना का संबंध है, इन सभी पहलुओं से जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में राजस्थान लेक्चरर की परीक्षा में, अथवा उत्तराखंड प्रोफेसर के एग्जाम में, अथवा नेट की परीक्षा में, या फिर किसी अन्य परीक्षा में। चूंकि आप जानते हैं विश्व इतिहास का जो पोर्शन है वो भारत के सभी राज्यों के परीक्षाओं में नहीं सम्मिलित है। विश्व इतिहास का जो पोर्शन है वो कुछ राज्य हैं जहां पर इसका पोर्शन है। तो वो प्रीवियस ईयर का हम सारा एक खाका तैयार करके रखे हुए हैं, कौन से प्रश्न कहां से कैसे बन रहे हैं लगातार टॉपिक से। तो पुनर्जागरण या प्रबोधन से जो प्रश्न बनने की संभावना है, तो अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में पुनर्जागरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हम चर्चा किए थे। अभी जो है वो पुनर्जागरण का केंद्र कहां था, सबसे पहले पुनर्जागरण कहां हुआ, तो इटली में हुआ। ये राजस्थान के 2009 लेक्चरर की परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न था, और ये तो बहुत हल्का प्रश्न हो गया ना कि पुनर्जागरण इटली में ही सबसे पहले हुआ था, ये तो बच्चा बच्चा को पता है। तो वो उससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे, और कुछ विद्वान जैसे उसमें दांते का बड़ा योगदान है, तो दांते के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दांते की किताब और उससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए हम लोग इस खंड को करेंगे, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि पुनर्जागरण का जो केंद्र था, आप जान लीजिएगा, हम लोग विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं, विश्व इतिहास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। इसके अर्थ वगैरह से ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, इससे जो प्रश्न आए हुए हैं इस पर हम लोग चर्चा चूंकि कर लिए हैं, तो अभी फिर से हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो पुनर्जागरण में ये पुनर्जागरण कहां हुआ, तो इटली में सर्वप्रथम हुआ। जैसे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, 1750-60 के दशक में। तो उसी प्रकार से पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में 1453 में कुस्तुनतुनिया के फतह जो ऑटोमन तुर्क वालों ने करा था, उसके बाद से प्रारंभ माना जाता है। तो पुनर्जागरण जो 15वीं शताब्दी में हुआ वो इटली से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ, इटली से। ये इस पर हम लोग पीछे ही चर्चा कर लिए हैं। तो सबसे पहले कि पुनर्जागरण का केंद्र कहां था भाई, तो ये इसका आंसर होगा इटली। इसका आंसर क्या होगा, इटली। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान लेक्चरर परीक्षा 2009 में। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कब कहां आया था, ये आपको पुनर्बलन के रूप में काम करेगा, और ये आपको
ये एक बल प्रदान करेगा कि अच्छा ऐसा प्रश्न आता है तो मेरे परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, पुनर्जागरण, ये तो आप पहले से ही बात जानते थे कि पुनर्जागरण का केंद्र कहां था, कहां सबसे पहले हुआ था, तो इटली में हुआ था। इटली के कुछ शहर से जो प्रश्न आए हुए हैं उसकी बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इटली का इस जो क्षेत्र में जो पुनर्जागरण से रिलेटेड जो इटली का जो शहर था वो था फ्लोरेंस। क्या था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को विद्वानों का शहर या नगर भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बना हुआ है। तो ये एक सवाल आता है कि जो पुनर्जागरण, इटली का सबसे प्रमुख शहर जहां पर पुनर्जागरण हुआ कौन सा शहर था? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस। तो इटली का वह प्रसिद्ध शहर जहां पुनर्जागरण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर फ्लोरेंस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरेंस। ये भी सवाल पूछा हुआ है, तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं इस स्तर का इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एकदम जो बच्चा से बच्चा होगा, जिसको बड़ा बोरिंग लगता होगा, नहीं समझ में आता होगा, उसके लिए यह है कि बहुत हद तक ये चीज आसान हो जाएगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं जितना करा रहा हूं कर लीजिएगा, ऐसे भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो कहां हुआ? इटली में हुआ। इटली का वह कौन सा प्रसिद्ध शहर है जहां पुनर्जागरण हुआ? तो फ्लोरेंस हुआ। और फ्लोरेंस को और क्या कहा जाता है? तो इसको विद्वानों का शहर कहा जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, फ्लोरेंस क्या है भैया? तो फ्लोरेंस जो है वो क्या है सर? ऊपर लिखता हूं, ये विद्वानों का शहर है। विद्वानों का क्या है सर? शहर है। तो विद्वानों का शहर किसे कहा जाता है? तो विद्वानों का शहर फ्लोरेंस को कहा जाता है। अब ये इसमें कौन कौन से विद्वान हुए थे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि इसको विद्वानों का शहर कहा जाता है। तो कौन कौन से विद्वान थे सर? तो दांते सबसे पहला नाम याद रखिएगा, बुकासियो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा, तीसरे पे पेट्रियार्क याद रखिएगा, और यही महत्वपूर्ण, और चौथे में एंजले, आप माइकल एंजले का नाम याद रख सकते हैं, लियोनार्डो द विंची का नाम याद रख सकते हैं, और मिक्यावली का भी नाम याद रख सकते हैं, जो द प्रिंस से फेमस हुआ था और इटली का चाणक्य कहा जाता है। लियोनार्डो द विंची जो था वो तो इतना विद्वान था कि ऑल इज ऑल वही था। नहीं समझे बात के? तो कुल मिलाकर के जो है हम किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? दांते के बारे में बात कर रहे हैं, और बुकासियो के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रियार्क के बारे में बात कर रहे हैं, और माइकल एंजले के बारे में बात कर रहे हैं। किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो फ्लोरेंस में कौन कौन से विद्वान हुए जिनको आपको एकदम याद रखना है? तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है, सबसे पहला जो याद रखना है वो दांते के बारे में याद रखना है। कौन है सर? दांते। दांते के बाद कौन हो जाएगा विद्वान सर? तो दांते के बाद बुकासियो का नाम याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका काम न चले, वही मैं यहां लिख रहा हूं। बुकासियो के बाद कौन याद रखिएगा सर? तो पेट्रियार्क का नाम याद रखिएगा। पेट्रियार्क या पेट्रियार्क भी होता है, पेट्रियार्क। ठीक है, ये तीन, दांते, बुकासियो, पेट्रियार्क, आप याद करिए। आपको यदि पीछे वाली आप क्लास देखे हैं तो इसको हमने ट्रिक से याद कराया था, दांते, बुकासियो और पेट्रियार्क को, कि जैसे ट्रिक से, कि जैसे कोई बुका को मैंने मुका बताया था, तो एक मुका जो है वो किसी के दांत में मार दिए तो दांत चला गया पेट में। नहीं समझे? ये एक मजाक किया ट्रिक हमने आपको बताया था। दांते मतलब, देखिए अभी हमारा मकसद यही सब है, याद कराने में आया हूं, क्योंकि पढ़ा तो दिया हूं मैं पहले, बहुत ही विधिवत मैं पढ़ा दिया हूं, अब मैं इसको सरल कर रहा हूं, इसको सिंपलीफिकेशन इसका मैं कर रहा हूं, सहजता के साथ आपको महत्वपूर्ण चीजों को याद करा रहा हूं। यहां पर मकसद मेरा ये है। तो आप क्या किए, एक मुका किसी के दांत में आप क्या कर दिए, मार दिए, तो उसका जो है सो दांत कहां चला गया? पेट में। नहीं कहता है कि एक मुका मार देंगे दांत में सब पेट में चल जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो यही दांते, बुकासियो और पेट्रियार्क, ये कहां के हैं सर? इटली के फ्लोरेंस शहर के। अब शहर भी पूछता है,
नहीं समझ रहे बात के? ये दांते, ये आपका जो बुकासियो, ये आपका पेट्रियार्क, ये सबका शहर पूछता है कि ये कहां के थे। जैसे इसमें एक विद्वान है, आप लोग पढ़े होंगे, राफेल। राफेल जो था वो बढ़िया चित्रकार था, लेकिन राफेल इटली का ही है, लेकिन फ्लोरेंस का नहीं है। राफेल जो है वो फ्लोरेंस का नहीं। ये सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्वान इटली के फ्लोरेंस नगर से संबंधित नहीं था? तो राफेल नहीं था। तो फ्लोरेंस नगर से, फ्लोरेंस क्या है? इटली का एक नगर है, विद्वानों का ये शहर माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन पैदा हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों में थे, चित्रकारी के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य लेखन के क्षेत्र में। तो ये जो विद्वान थे वो दांते, बुकासियो, पेट्रियार्क। इसके अलावा सर, तो इसके अलावा माइकल एंजले, ये बड़े लोग थे ये भी। तो एक और नाम मैं लिख देता हूं, ये कौन सा व्यक्ति होगा सर? माइकल एंजले, यहां पर लिख रहा हूं, माइकल एंजले। ठीक है, माइकल एंजले। एक और विद्वान जिसकी चर्चा करनी होगी, जिसका नाम होगा लियोनार्दो द विंची। बहुत इंपॉर्टेंट, लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो लियोनार्दो द विंची। भैया ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत भयंकर आदमी है, लियोनार्दो द विंची। बहुत बहुत बड़ा, क्या नहीं आता था, इंजीनियर, डॉक्टर। ये माइकल एंजले भी कुछ इसी तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। बहुत अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल था माइकल एंजले और लियोनार्दो दा विंची जैसे लोगों को। नहीं समझ बात के? तो इस तरीके से एक और विद्वान जो साहित्य के लेखन में बहुत महारत उसको हासिल था, उसका नाम था, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है, नाम है मैकियावली। तो मैकियावली का नाम भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये फ्लोरेंस का ही था। तो एक और विद्वान का नाम था जिसका नाम था मैकियावली, मैकियावेली, ये मैकियावली। इतना आपको याद रखना, ये सवाल ऑप्शन में ये सब रहेंगे। कौन इटली के फ्लोरेंस से संबंधित नहीं था या था? तो आपको ये याद रखना है। आप दांते याद नहीं रखते हैं, बुकासियो नहीं याद रखते हैं, पेट्रियार्क याद नहीं रखते हैं, माइकल एंजले याद नहीं रखते हैं, लियोनार्दो दा विंची याद नहीं रखते हैं, मैकियावली नहीं याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं आप? आपको तो इतना याद रखना है, आप इसको याद करिए ना। क्लियर है? नहीं समझ रहे बात के? क्लियर है? लेकिन राफेल जो है वो आपका इस नगर का नहीं था, ये सवाल आया हुआ है। इसलिए आपको नोट करके ये बात समझ लेना होगा, नोट करके, चूंकि राफेल इन्हीं के कैटेगरी का एक विद्वान है, इटली का ही। लेकिन राफेल ये जो था, कौन भाई? राफेल, राफेल फ्लोरेंस का, फ्लोरेंस नगर का नहीं था, ये आपको याद रखना है। ये सब बेसिक हो गया पुनर्जागरण का। तो ये राजस्थान 2016 की परीक्षा में, लेक्चरर की परीक्षा में ये पूछा हुआ है कि राफेल जो था वो ऑप्शन में था कि निम्नलिखित में कौन सा विद्वान फ्लोरेंस नगर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि राफेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राफेल हो जाएगा। राफेल इटली के उर्बिनो प्रांत से या शहर से संबंधित रखता था। राफेल कहां का था सर? तो इटली के उर्बिनो, उर्बिनो का रहने वाला था। उर्बिनो का रहने वाला था। क्या है? उर्बिनो, उर्बिनो। नहीं समझ बात के? ये बात तो ये आपको इतना ध्यान में रखना ही रखना है, और इतना यदि आप नहीं रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल ऐसा आया राजस्थान के लेक्चरर के एग्जाम में ही, कि नहीं, राजस्थान नहीं, ये गुजरात के कोई सेट की परीक्षा में 2017 वगैरह में ये प्रश्न एक आया कि दांते जो था, दांते वो दांते नहीं, ऐसे प्रश्न आया कि निम्नलिखित में इटली का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? ध्यान दीजिएगा। तो इटली का जो प्रसिद्ध विद्वान की बात किया तो उसमें राफेल। देखिए मैं सवाल आंसर बनाने अब सिखा रहा हूं, आप पढ़ लिए होंगे पहले,
नहीं समझ के बात के? मैं अब सवाल आंसर आपको बनाने सिखा रहा हूं और कंफ्यूजन दूर करा रहा हूं। तो इटली का प्रसिद्ध विद्वान, अब ओकरा में इस सब के नाम है। अब हुआ महा कंफ्यूजन, एकरा से पूछे जाए ये कौन प्रसिद्ध एकरा में से होगा, प्रसिद्ध में प्रसिद्ध कौन होगा? उसमें राफेल का नाम है, बुकासियो का नाम है, और आपका लियोनार्डो दा विंची का नाम है, दांते का नाम है। अब टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान की बात होती है। देखो, विद्वान और महान कलाकार दोनों में अंतर है। राफेल बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान नहीं था। तो सबसे बड़ा विद्वान कौन था? विद्वान जनरली कैसे बनता है? कोई मूर्ति बना के कोई विद्वान नहीं बन सकता है, चित्रकारी करके कोई विद्वान नहीं बन सकता है। विद्वान बनने के लिए, विद्वता आपको प्रदर्शित करनी, तो उसके लिए तो साहित्य का सृजन करना पड़ता है। तो इसमें विद्वता की बात आती है तो आपको दांते सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऑप्शन को छोड़ करके आप दांते में टिक लगा दीजिएगा। ये सवाल आया हुआ है गुजरात की परीक्षा में, जो है 2017 की परीक्षा में, कि इटली का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था, तो आंसर दांते हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? राफेल वगैरह आंसर में टिक आपको नहीं करना है। वो वो कलाकार था, राफेल वगैरह। दांते जो है वो विद्वान था। कैसे था उसके बारे में तो अभी हम लोग दांते पर फोकस करेंगे। तो दांते मैं लिख देता हूं, दांते कैसे प्रसिद्ध हुआ और क्यों हुआ, ध्यान से समझिएगा। दांते इटली पुनर्जागरण का केंद्र था। तो ये दांते, यदि सवाल आएगा कि इटली का सबसे बड़ा विद्वान कौन था भैया, तो आंसर दांते होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोई मूर्ति निर्माणता सिर्फ नहीं था, ये कोई चित्रकारी नहीं करता, किताब रचना करता था, विद्वान था। नहीं समझ गए? दो अंतर समझिए, सबको एक में मत कंफ्यूज आइए। तो दांते जो है वो इटली का विद्वान आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा विद्वान। ठीक है, विद्वान। बाकी ऑप्शन आएगा तो आप दांते को टिक लगाइएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब बात यह है कि दांते को इन सभी में सबसे बड़ विद्वान का दर्जा कैसे मिल गया? इतना बड़ा विद्वान जो है वो कैसे इसको कहा जा सकता है? नहीं समझ रहे बात के? तो जो विद्वता की यदि जैसे बात हो रही है, तो सबसे पहली बेर आप जानते हैं कि पुनर्जागरण से पहले जो समय चल रहा था 13वीं शताब्दी का, 14वीं शताब्दी का, उसमें साहित्य का जो सृजन हो रहा था उस पर धर्म का प्रभाव बहुत ही ज्यादा था। एक बात। दूसरी बात कि वो धर्मनिरपेक्ष लिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। तीसरी बात कि जो लिखे जाते थे साहित्य, वो लैटिन भाषा में मुख्य तौर पर लिखे जाते थे, माने अंग्रेजी, रोमन। इटली पुनर्जागरण का केंद्र कैसे हुआ? ये दांते जैसे विद्वान जब आए तब हुआ। दांते पहला माइकलाल था जिसने इटालियन भाषा में, यानी वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेज होता है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें वो गट्स दिखाया कि लैटिन में न लिख करके महत्वपूर्ण रचना जो किया वो इटालियन भाषा में किया। तो इटली वासी जो है उसको पढ़ने लगे, समझने लगे, वो महसूस करने लगे, और वहां लोग उत्तेजित होने लगे और धर्म के चंगुल से निकलना शुरू कर दिए। तो इटली को पुनर्जागरण का केंद्र बनाने में फ्लोरेंस नगर का बहुत योगदान है, और फ्लोरेंस नगर में इन ढेर सारे विद्वानों का बहुत योगदान है, और इन विद्वानों में भी जो है वो दांते का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति वही था जिसने इटालियन लैंग्वेज में जो है वो रचना कर डाला। इसीलिए दांते को जो है वो इटालियन भाषा का पिता भी कहा जाता है। इटालियन भाषा का जो है वो पिता भी कहा जाता है। किसको? दांते को इटालियन भाषा का क्या कहेंगे? इसको पिता भी कहेंगे। ठीक है, पिता कहेंगे। ढेर सारी रचनाओं को इन्होंने किया था। या फिर एक सवाल आता है 2018 ईस्वी में कि पहली बार इटली में बोलचाल की भाषा में रचना करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? ऑप्शन रहेगा दांते, पेट्रियार्क, माइकलएंजेलो, आदि आदि। तो क्या टिक लगाएंगे? 2018 की परीक्षा में ये दिल्ली
DSSB PGT की परीक्षा में आया था, दिल्ली के PGT के एग्जाम में आया था कि पहली बार इटली का वह विद्वान जो बोलचाल की भाषा में रचना कर डाला। तो दांते ही होगा ना भाई, दांते होगा। तो दांते से एक और सवाल, तो इटली का विद्वान था, इस पर चर्चा कर दिए। एक और सवाल ये आता है कि पहला ऐसा विद्वान था, इटली का प्रथम, इटली का प्रथम विद्वान जिन्होंने बोलचाल की भाषा में रचना करा, बोलचाल की भाषा में रचना किया। ये DSSB PGT 2018 के एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है ऐसे प्रश्नों से। दांते से प्रश्न पूछे जाते हैं। दांते विद्वान था, सबसे बड़ा विद्वान था इटली का। इटली में पुनर्जागरण हुआ, आपका यूनिट पुनर्जागरण है, और पुनर्जागरण का केंद्र जो था वो इटली था। इटली का जो हेड HOD कह सकते हैं वो दांते था, और दांते से प्रश्न पूछा गया तो आप गलत करके आ गए, कहां से सिलेक्शन होगा, जिंदगी में नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हैं बात को, तो इसलिए जो है, अच्छा दांते जो है वो बड़ा कह सकते हैं एक डिवाइन कॉमेडी किताब लिखा था। दांते की 3 किताबें, और बहुत ट्रिक से मैं आसानी से आपको याद करा सकता हूं। उत्तराखंड 2017 की परीक्षा में ये तीनों लेक्चरर की परीक्षा में, उत्तराखंड 2017 के लेक्चरर की परीक्षा में ये तीनों किताब पूछा गया है। और ये तीनों किताब मैं आपको बता देता हूं। आप पहले तो डिवाइन कॉमेडी के नाम से आप जो इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब इनकी थी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन माने वही पवित्र, और कॉमेडी माने तो वही हंसी मजाक, आप समझते ही हैं। एक और किताब बीतानोआ, एक किताब मोनार्किया, बीतानोआ और डिवाइन कॉमेडी। तो ये 3 किताबें जो हैं वो आपको जो है वो आराम से याद अभी हम करा देते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए दांते है, ये दांते हैं। दांते की कितनी किताबें सर? 3 किताब जनरली हम हरियर से लिख देते हैं। कौन कौन सी किताब है सर? तो एक किताब का नाम है सर मोनार्किया। एक किताब का नाम है सर बीतानोआ, और एक किताब का नाम है सर डिवाइन कॉमेडी। कैसे याद रखेंगे? दांते बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी की किताब रहे याद चाहे ना, इनका किताब याद रहना चाहिए। उत्तराखंड 2017 की परीक्षा में ये सवाल पूछा हुआ है, उत्तराखंड 2017 लेक्चरर की परीक्षा में। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? तो याद देखिए, यहां पर ये है कि किताब, ये आदमी का क्या नाम है? दांते, ठीक है। तो आप यदि गांव देहात के व्यक्ति हैं तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद करने का तकनीक बता रहा हूं। बीतानोआ, ये बीतानोआ है। बीतानोआ का मतलब जैसे इसको बीतानोआ को आप बीतानोआ कह सकते हैं। बीतानोआ माने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग बीतना या बीतनवा कहते हैं कि बीतनवा बड़ी तेज है, चाहे बीतनवा नहीं, गांव देहात के व्यक्ति होंगे तो आपको पता चल जाएगा बीतनवा, ठीक है। तो ये जो बीतनवा है मतलब छोटा सा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने किया, क्या किया? अरे मोनार्किया माने मैंने किया, ट्रिक जोड़ने के लिए। तो बीतनवा कह रहा है कि मैंने किया, क्या किया? तो कॉमेडी किया, मतलब ऐसा कॉमेडी किया। बीतनवा जो है कहा कि मैंने किया, क्या किया भैया? तो कॉमेडी किया। तो बीतनवा कहा कि मैंने किया, क्या किया? तो कॉमेडी किया। तो ऐसा कॉमेडी किया कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो जो दांत वाला जो सवाल है, ये दांते, तो ये दांते में क्या आ जाएगा? बीतनवा और मैंने किया कॉमेडी, बीतनवा मैंने किया कॉमेडी, बीतनवा मैंने किया कॉमेडी, बीतनवा मैंने किया कॉमेडी, बीतनवा मैंने किया कॉमेडी। ये आपको याद हो जाएगा। बीतनवा आप नहीं, यदि आपको याद तो आप ट्रिक बगल में लिख लीजिए कि बीतनवा मैंने किया कॉमेडी। तो क्या कर लेंगे? दांत से जो है वो दांतों तले उंगली दबाना नहीं समझते, बहुत आदमी सोच में पड़ जाता है, नाखून काटने लगता है दांत से, बाप रे ये कैसे किया? तो बीतनवा कह रहा है कि मैंने ऐसा कॉमेडी किया
कि आप क्या करेंगे, दांत से उंगली दबा लेंगे, ठीक है। ये बीतनवा जो है वो ऐसा कॉमेडी किया कि आप क्या करेंगे कि दांत से उंगली दबा, नहीं समझ रहे बात, ये ट्रिक टाइप का हो गया, ये आपको ऐसे याद रहेगा। और याद अभी हम यादें करवाने के लिए अइबे किए हैं, नहीं समझ गए, पढ़ाने के लिए नहीं। तो इसको सरल सहज बना करके किस तरीके से हमको इसको आसान बनाना है, ये हमारा जो है सो है। एक और दांते से संबंधित ही प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो दांते जो था वो पूछा जाता है कि दांते का प्रेरक शक्ति क्या है। ये भी दिल्ली के ट्रिपल एसबी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है। चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो बहुत सारे कई सेट में प्रश्न आते हैं, कई सेट में, बात समझते हैं ना। तो एक ही साल की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी प्रश्न बना हुआ है दिल्ली का ही एग्जाम में कि दांते की प्रेरक शक्ति क्या थी। अब ये बड़ा अजीब आपको लगे, प्रेरक शक्ति, अरे भाई तुलसीदास की प्रेरक शक्ति क्या थी। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे, अभी बड़ा विवाद चल रहा है, बहरहाल इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ यह है कि उनकी प्रेरक शक्ति क्या थी। हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास थे। तो तुलसीदास की प्रेरक शक्ति क्या थी, उनकी पत्नी थी, पत्नी से मिलने के लिए गए थे, वो डांट डपट दी थी तो बन गए सन्यासी। और उसके बाद जो है बस बोली थी कि यदि इतनी भक्ति राम से आप प्रेम किए होते तो आपकी जिंदगी संवर जाती। बस चले गए और वो किताब लिख डाले, रामचरितमानस की रचना, बाकी गीतावली कवितावली विभिन्न प्रकार की रचनाएं करने लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेरक शक्ति कुछ ना कुछ होती है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उसकी प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है। तो इनकी प्रेरणा स्रोत दांते का महिला ही थी, महिला ही थी, इटालियन महिला थी और नाम था बियाट्रियास। और ये जो बियाट्रियास जो महिला थी, ऐसे थोड़ा नाम इन लोगों का उटपटांग रहता है, एक महिला थी जिनका नाम था बियाट्रियास। ये बियाट्रिस, ठीक है। तो ये जो बियाट्रिस या बियाट्रियास जो महिला थी, आप बियाट्रिस भी लिख सकते हैं इसको ऐसे करके कुछ, हाँ। तो बियाट्रिस जो महिला थी, ये नाम है महिला का, ये प्रेरणा स्रोत थी। दांते इसके प्रेम में पागल हो गए, ये छोड़ करके दांते को चली गई और इसी को आधार बना बना करके ये किताबों की रचना करने लगे। वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो आदमी एकाध से एकाध कांड कर देता है। तो जो बियाट्रिस जो महिला थी, वो इनसे इनका प्रेम प्रसंग था, ये प्रेम प्रसंग दांते का बियाट्रिस से। तो बियाट्रिस के चक्कर में ही जो है वो किताबों की रचना करने लगे थे। तो ये इनकी प्रेरणा शक्ति या प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं, इन्हीं को आधार बना करके किताब लिखे थे। तो दांते का प्रेरणा स्रोत कौन हुआ, तो दांते का प्रेरणा स्रोत जो थी वो कौन थी, प्रेरणा स्रोत जो थी वो कौन थी सर, तो बियाट्रिस थी, एक महिला थी, इटालियन महिला थी। और ये एग्जाम 2018 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, 2018 के एग्जाम में जो है ये प्रश्न आया हुआ है, ये दांते के प्रेरणा स्रोत, याद रहेगा, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिएगा। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए, दांते की भाषा इटालियन थी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार सवाल पूछा कि दांते की भाषा क्या थी, अरे भाई इटली का था तो इटालियन का पिता कहा जाता है, इटालियन भाषा का, तो इसकी भाषा क्या होगी, तो इटालियन ही होगी। इस तरीके के कुछ कुछ जो है सो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे तो आप बना लीजिएगा। फिर एक बार ऐसे प्रश्न आया दांते से ही, कि दांते के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो पहला कथन ये था कि दांते को इटालियन भाषा का पिता कहा जाता है, एक बात, तो ये तो सही है। दांते का प्रेरणा स्रोत बियाट्रियास महिला थी, दूसरा बात भी सही है। तीसरा, दांते को फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया गया था, ये बात भी सही है, ठीक है। और चौथा रहेगा उपर्युक्त सभी, तो सभी सही है। तो दांते को फ्लोरेंस से निर्वासित भी कर दिया गया था, भगा दिया गया था, उटपटांग रचना कर रहा था तो इसको भगा दिया गया था। ज्यादा डिटेल जानकारी तो आप पीछे देखेंगे हमारे लेक्चर, तो आपको उसमें और भी विधिवत मिल जाएगा। तो यहां तक आप बात समझे कि नहीं समझे, दांते से रिलेटेड, फ्लोरेंस से रिलेटेड कुछ विद्वानों के नाम और इटली पुनर्जागरण का केंद्र था,
ज्यादातर प्रश्न घुमा फिरा करके यहीं से पूछे गए हैं, तो इसको आपको क्या कर लेना है कि इस टॉपिक को ध्यान रख लेना है। इसके बाद अब आपको अलग स्लाइड में हम नजर आएंगे, ठीक बात है, अलग टॉपिक के साथ। नहीं समझ रहे हैं, जैसे इटली का पुनर्जागरण का जो केंद्र था, जो इटली जो पुनर्जागरण का केंद्र बना, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम ठीक कर दिए। अब जो है हम दूसरे टॉपिक के साथ, जैसे मानवतावाद या अन्य भी पुनर्जागरण से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, जैसे उसके साहित्य, साहित्यकार, चित्रकार, स्थापत्य कला जो है उससे, या वैज्ञानिक जो विकास हुआ है या जो खोज हो रहा था, वो सब टॉपिक से बहुत प्रश्न आते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक, छोटा छोटा इसको सब टॉपिक में विभाजित कर दिए हैं और हम आपको बताते चल रहे हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट का छोटा छोटा आपको जो है सो करके, और इसको बाद में हम एडिट करके सबको जोड़ करके एक में भी कर सकते हैं। ठीक ठीक बात है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात आपको जो है वो अलग वीडियो में ही नजर आ सकता है। तो अभी के लिए आप सभी को